नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारी। 12 जुलाई को हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद भी नहीं थमी हिंसा, बीएसएफ ने किया सनसनीखेज खुलासा, चुनाव आयोग पर लगाए मिसगाइड करने के आरोप। बंगाल हिंसा पर बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, कहा बंगाल में मौत का खेला कांग्रेस को क्यों है मंजूर। बिहार में सियासी हलचल तेज, जीतन राम मांझी ने जेडीयू आरजेडी के गठबंधन को बताया बेमेल, नीतीश को एनडीए में शामिल होने का दिया न्योता। दिल्ली में टूटा 41 साल का रिकॉर्ड, मूसलाधार बारिश ने खोली केजरीवाल सरकार की पोल, शिक्षा मंत्री के इलाके में भारी बारिश से गिरी स्कूल की नई बिल्डिंग। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे मोदी कैबिनेट में होने वाले बदलाव की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार के कैबिनेट में बहुत जल्द बड़ा उलटफेर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच जानकारी के मुताबिक 12 जुलाई को एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कई प्रमुख नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसके बाद आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव का इस फेरबदल में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। डॉक्टर साहब, किन किन नेताओं की छुट्टी हो सकती है, किनको शामिल किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जो प्रमुखता से जो अखबारों में जो नाम छप रहे हैं कि इनको बदला जा सकता है। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, नरेंद्र तोमर, जनरल वीके सिंह और भी कई बड़े बड़े नाम हैं जिनको बाकायदा चुनाव के प्रचार प्रसार में लगाया जा सकता है। अलग अलग राज्यों में उनको भेजा जा सकता है और कई सारे नए सहयोगियों को, जैसे चिराग पासवान हैं, फिर अजीत पवार के गुट से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है, शिंदे गुट से लोगों का नाम चल रहा है कि जिसमें उनको केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है। उसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे को शायद मंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है या जीतन राम मांझी को बनाया जा सकता है। कई सारे नाम हैं, अकाली दल का भी की भी बात चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एनडीए का कुनबा काफी बड़ा करने जा रहे हैं और इसके लिए 2024 के लिए कई सारे नेताओं को इलेक्शन के काम में लगाने की कोशिश की जाएगी और कई सारे लोगों को नए पद दिए जाएंगे। तो ये 12 तारीख तक शायद इसकी घोषणा की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, वो आखिरी वक्त तक किसी को पता नहीं चलता है। जी बिल्कुल, 12 जुलाई को मोदी कैबिनेट में बदलाव की संभावना है, जिसमें देखना यह है कि किस नेता को जगह मिलती है और किसकी छुट्टी होती है। अब बात की जाए बंगाल में भड़की चुनावी हिंसा की, तो बंगाल में चुनाव के दिन भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बूथ बैलेट के हाईजैक होने से लेकर बूथ बूथ पर बरसी बुलेट से राज्य दहला हुआ है। बंगाल से हिंसा की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच बीएसएफ की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें बंगाल राज्य चुनाव आयोग पर पंचायत चुनाव के दौरान संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों की जानकारी न देने का आरोप लगाया गया है। पता चला है कि केंद्रीय बलों की ओर से संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों की जानकारी बार बार मांगी गई, पत्र तक लिखे गए, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। बीएसएफ की तैनाती भी स्थानीय प्रशासन के आदेश के मुताबिक की गई। डॉक्टर साहब, क्या वाकई बीएसएफ को ये सूची जारी नहीं की गई थी? इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से ये हिंसा भड़की है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के बाकायदा बीएसएफ के अधिकारियों ने, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने ये लिख के ये मांगा था कि वो कौन कौन सी जगह है जहां ये मामला संवेदनशील है, जहां पे हिंसा भड़क सकती है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब दिया गया वो सिर्फ आंकड़ों में दिया गया कि इतनी संख्या है जो संवेदनशील है, लेकिन वहां इनको डिप्यूट नहीं किया गया
तो अगर ये मसला इस तरीके से है तो इस पे जांच होनी चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन में जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सबको सस्पेंड करना चाहिए। साथ ही साथ बंगाल के डीजीपी को भी लाइन हाजिर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, गृह मंत्री, इन सबको इस बात के लिए चिंतित होने की आवश्यकता है कि अगर इस देश के अंदर आप पंचायत चुनाव ठीक से नहीं करवा सकते तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हर जगह राजनीतिक ये जो हिंसा जो भड़की उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अभी तक कोई सामने आकर के बोल नहीं रहा। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो 2 दिन से मौन व्रत पे है। उनकी जिम्मेदारी थी कि हिंसा को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अब कैसे किया जाए, क्योंकि हर जगह तो तृणमूल कांग्रेस ही इस हिंसा में पूरी तरीके से जिम्मेदार नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। वहीं बंगाल में लगातार भड़क रही हिंसा के बाद अब हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इसी बीच राज्य में भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। हिंसा को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया है और सवाल किया है कि मौत का खेल राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है। विपक्षी एकता पर हमला करते हुए ईरानी ने सवाल उठाया है कि लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस, उनसे हाथ मिलाना उन्हें कैसे मंजूर है जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं। तो सब स्मृति ईरानी ने सीधे विपक्षी एकता पर सवाल उठाया है, राहुल गांधी को घेरा है। राहुल गांधी को घेरना ही चाहिए। ये विदेश में जाते कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है, इससे बड़ा खतरा क्या होगा। वहां आपने अधीर रंजन चौधरी को कह दिया कि भाई मुंह बंद रखो। वो घूम घूम के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो यहां पे दंगा मचा रही है। बयान वहां कलकत्ता के लोकल अखबारों में ये छप रहा है कि अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी लोगों को मरवा रही है, और आप पटना में तो बेंगलुरु में एक साथ मिलके गलवैया करने का प्लान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है और राहुल गांधी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ये जो हर जगह कोई घटना घटती है तो ये जो टूरिज्म के लिए पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, तो यहां वो क्यों नहीं बंगाल जा रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। तो यह आरोप लगाना तो बिल्कुल लाजमी है कि आप ममता बनर्जी के साथ महागठबंधन विपक्षी एकता का स्वांग रचें और ममता बनर्जी की नाक के नीचे इस तरह से हत्या हो रही हो और तो और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा हो, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। इतनी हिपोक्रेसी राजनीति में ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। बंगाल में भड़की हिंसा के बाद से ममता सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिसके बाद अब ईरानी ने कांग्रेस पर इसे लेकर हमला किया है। अगली खबर में बात करेंगे जीतन राम मांझी के दावे की। महागठबंधन को छोड़ एनडीए का दामन थामने वाले जीतन राम मांझी ने ऐसा दावा किया है जिससे बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब इन्हीं कयासों को मांझी के बयान से हवा मिल गई है। मांझी ने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को बेमेल बताते हुए नीतीश कुमार को एनडीए में आने का न्योता दे दिया है। इसी के साथ चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है इसे लेकर उन्होंने इसी सिलसिले में आज अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें, इस मीटिंग से पहले बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में मुलाकात की थी। तो सब एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, फिर नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को हवा मिल गई। देखिए नीतीश कुमार क्या करेंगे वो कोई नहीं जानता। उनके जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने उनको नाम दिया है पलटू राम, कि पता नहीं कब वो पलट जाएं अपनी पोजीशन से। अब चूंकि स्थिति खराब हो रही है, बिहार के अंदर एनडीए का कुनबा बड़ा हो रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, तो वो एक अलग तरीके से नीतीश कुमार जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। 12 तारीख को जो पहली खबर हम लोगों ने बताई कि मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है, तो उसमें चिराग पासवान का नाम मंत्री पद के रूप में सामने आ रहा है। तो वहां हम पार्टी जो मांझी की पार्टी है वो भी बीजेपी के साथ आ गई, चिराग पासवान बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, वापस आ जाइए। और इस तरह के फिलर्स
ये मांझी के बयान के पहले भी जब वो हरिवंश जी से मिले तो वो अपने आप में एक सिग्नल चल रहा है, जेडीयू के अंदर ये हवा चल रही है कि नीतीश कुमार 2024 का चुनाव वो बीजेपी के साथ मिल के लड़ेंगे, क्योंकि उधर उतनी सीटें भी नहीं मिल रही हैं महागठबंधन के अंदर जितनी सीटें जेडीयू को, नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से ऑफर की जाएगी। तो ये तो राजनीति की अजीब दास्तां हो गई। 2 सप्ताह पहले यही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए पटना में विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, और खबर अब ये आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के शरण में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, एनडीए का कुनबा बढ़ने की खबरों के बीच मांझी के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे दिल्ली में बारिश से केजरीवाल सरकार की खुली पोल की। दिल्ली एनसीआर में कल से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से घरों, दुकानों, पार्किंग, गलियों में कई फुट तक पानी भर गया है। साथ ही हाईवे और अन्य सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। पिछले 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बारिश ऐसी बरसी है जिसने दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के इलाके श्रीनिवासपुरी में एक स्कूल की बिल्डिंग ही ढह गई। ये स्कूल करीब 4 महीने पहले करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश इलाके में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने की खबर सामने आ चुकी है। डॉक्टर साहब, सीधे केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई। केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं अपने कामकाज को लेकर, अब क्या बोलेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूं केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। अब देखिए क्या ड्रामा कर रहा है ये लोग। हमने छुट्टी बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई उससे पानी निकल जाएगा क्या? इसकी तैयारी 1 महीना पहले से होती है। जो एमसीडी, जो दिल्ली में कोई, हम लोग तो 30 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, हर साल यही होता है कि बारिश आने से 1 महीने पहले ही, मतलब मिड में, जून में ही सारे नाले की सफाई हो जाती है। इस बार नहीं हुआ। आप दोष दे दें कि भाई बारिश ज्यादा हो गई। भाई बारिश ज्यादा हो गई तो ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी थी क्या? हमने तो नहीं देखा दिल्ली में जो है वो पहले से जो तमाम जो नालियों को साफ करने का अभियान चलाओ, दिल्ली में नहीं हुआ, इसलिए ये हो रहा है। दूसरी चीज, भाई नाले आपने साफ नहीं करवाए, जल भराव हो गया, वो तो अलग चीज है। नई नई बिल्डिंग जो उद्घाटन किए थे अभी बड़े पंप एंड शो के साथ कि हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे हैं, वो क्यों ढह गया? वो क्यों ढह गया? ठेकेदार कौन था? माल किसने खाया? कमीशन किसने खाया? ये कोई बताएगा? तो केजरीवाल काम करता नहीं है, प्रचार बहुत ज्यादा करता है। जी बिल्कुल, दिल्ली की मूसलाधार बारिश में कहीं सड़कें टूटी तो कहीं स्कूल की बिल्डिंग ढह गई, जिससे केजरीवाल सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।